यहाँ से वो मशीन हैंग हो जाती है, एंड नीचे हम रेल ट्रैक भी लगा देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दैट पर्टिकुलर मशीन used to move from one end to another. So this is the particular typical section of a portal frame, where you have these columns, you have these particular rafters, you have this particular haunch, or you can call as knee bracket, and the bracket which is at particular ridge level, that we call as apex bracket or haunch. नाउ प्रीकास्ट अब ये देखिए इसमें एसएफडी बीएमडी समझना भी जरूरी है, दैट हाउ you are actually utilizing the particular framing in the form, means means within the building किस तरह से हैगिंग होगी, किस तरह से सैगिंग होगी, किस तरह से बेंडिंग मोमेंट होगा, बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल लोडिंग जिसको हम लोग लेटर हॉरिजॉन्टल लोडिंग जिसको हम लोग लेटरल लोडिंग बोलते हैं, या वर्टिकल लोडिंग. कुछ कह रहे हैं मेहंदी सर आप? नहीं, ओके. सो precast concrete frame constructed before actual construction start and is transported to site for erection. तो कुछ different types के precast concrete frame है, जो skeletal frame भी आते हैं, H frame भी आता है, portal frame भी आता है. अब ये देखिए इसमें किस तरह का बेंडिंग मोमेंट है, ये एक रेपिटेटिव सेगमेंट के बाद ये इस तरह से बेंड हो रहा है, इसका लोड फिर इस तरह से एंगल बन रहा है, बट ये राइट एंगल पे टेपर हो रहा है. So you can see how this particular lateral loading is going on, how this particular junctions are responding. Now under this the important point is the position gives rise to the portal frame. H frame can also be fixed at this junction. Skeletal frame का क्या है, बहुत easy है, joint पे कुछ ज्यादा problem नहीं आती, but H frame में क्या है, this position gives rise to the H frame. तो ये इसका सिंपल एक ज्योमेट्रिकल प्लान, ज्योमेट्रिकल सेक्शन है कि पोर्टल फ्रेम का किस तरीके से आएगा, स्केलेटल फ्रेम का किस तरीके से आएगा, एच फ्रेम का किस तरीके से आएगा. तो जॉइंट्स इन द प्रीकास्ट फ्रेम आर मेड एट पोजीशंस, ठीक है, ये कास्ट इन सिटू भी होते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी होता है. सबसे इम्पोर्टेंट है इन जो ब्लू कलर में जो आपके सामने बन रहे हैं, स्केलेटन वाला, एच वाला, इसके जो सर्कल्स हैं ये ध्यान में रखने वाले हैं, बिकॉज यहां से क्या हो रहा है, ये एक्चुअली यहां से ट्रांसफर कर रहा है. तो जो भी एसएफडी बीएमडी का इम्प्लीमेंटेशन है वो इन नोडल पॉइंट्स पे लगेगा, ये इसको राइज कराएंगे, ये इसको एरेक्ट कराने में हेल्प करेंगे. सर ये यस रोलर्स है ना सर, इनको रोलर्स बोलते हैं ना, रोलर्स. रोलर सपोर्टेड एंड्स होते हैं बेटा, रोलर जिसपे रोलर जो आपके हॉरिजॉन्टल बीम्स या ट्रसेस हैं वो रोलर्स पे रखते हैं, बिकॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दोज मटेरियल इन ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब देखिए जैसे पिंड होता है ना, ऐसी अलग तरीके की चीजें. सो हाउ लोड, ये देखिए सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो किस तरीके से मतलब वर्टिकल लोडिंग पे इम्पैक्ट क्या होगा. तो वर्टिकल लोडिंग पे इम्पैक्ट वो इधर जाएगा, बैंड इधर है तो ये इधर जाएगा. सेम वे अगर लेटरल लोड लग रहा है, जो विंड, जो हम लोग विंड लोड की बात करते हैं, तो विंड लोड किस तरीके से लगता है, ऐसा लगता है, तो ये इसको इधर खिसकाएगा. तो मतलब एक्चुअली जो लेटरल लोडिंग है वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा. नाउ सी दिस पर्टिकुलर फ्रेमिंग की कैसे एक स्केलेटल फ्रेम में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत ये जनरली हम लोग देखते हैं, तो इसमें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, इस तरह का कंस्ट्रक्शन देख चुके हो, तो इसमें कुछ नई बात समझने वाली नहीं है. बट अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, एच फ्रेम कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. अब आप देख रहे हो ये ऊपर से एच हैंग होता हुआ आ रहा है, सस्पेंड होता हुआ. अब इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है. ऑलरेडी अब आपने एक स्ट्रक्चर को एक राइज दे दिया है, अब आप इसमें एच को कनेक्ट करोगे. सो दिस इज व्हाट the H frame. The bending moment of the H frame are similar to those in cast situ, but it require essentially pinned joints at the erection. एक सेकेंड, ये कौन आ रहा है, इसको ज्वाइन करा दूं. ओके प्रतिष्ठा, अब आप अंदर आ गए, ठीक है. सो H frame क्या है, अब आप ये इसको आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से ऑलरेडी कास्ट करा, बाद में इसको उठा के यहाँ पर हैंग करके इनके साथ कनेक्ट कर दिया, ये जो पॉइंट्स है. बट इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये मतलब इतना बड़ा एच
उठाने के लिए आपको इस क्रेन की जरूरत पड़ेगी, बस ये एक ड्रॉबैक है, बिकॉज ये कास्ट इन सिटू है, देन यू हैव टू जस्ट प्लेस फ्रॉम ऑफ साइड टू ऑन साइड, और ऑन साइड फ्रॉम ऑन साइड इटसेल्फ to the particular destined marketed junction where you have to fix this. This is portal frame. See how this particular frame is repeating one back to back, back to back, back to back. बहुत बार आपने ये industrial construction में इस तरह की चीज देखी होगी. और below this you can have monorail setup, you can have rapid rail setup, you can have any sort of industrial sort of construction also. So that how this particular portal is connected. Portal means now you are actually fixing one particular element below already base structure. So how you can go for some tall story structure. तो बहुत बार हम इसमें पिचिंग भी कर देते हैं. ये आप देख रहे हो, ये अभी नॉर्मल पिचिंग है, बट बहुत बार ये पिचिंग हॉन्स पिचिंग भी हो जाती है, इसमें पॉसिबल है. मतलब अब थोड़ा सा इसको एक पर्टिकुलर कंपैरिजन चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं. नाउ यू ऑल आर फैमिलियर विद व्हाट इज स्केलेटल फ्रेम, व्हाट इज एच फ्रेम एंड व्हाट इज पोर्टल फ्रेम. यूजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं. स्केलेटल फ्रेम किसमें यूज होता है? बीम कॉलम के कनेक्शन में. एडवांटेज क्या है? कमर्शियल बिल्डिंग में यूज होगा. डिसएडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल तो है, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट है, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, लैक्स दिस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिक्स स्ट्रक्चर. एच फ्रेम में क्या है? मिनिमम कॉलम मोमेंट. कॉलम में मिनिमम मोमेंट होता है बिकॉज ऑलरेडी वो एच अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. एडवांटेज क्या है? आप पेरीमीटर पे आप ब्रेसिंग कर सकते हो. डिसएडवांटेज क्या है? आपको शैलो स्ट्रक्चरल डेप्थ मिलती है, बिकॉज अब आपको बहुत हाई हाइट मिल गई, डेप्थ मिल गई, तो स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इनसाइड से काफी ज्यादा हॉलो हो जाता है. देखने में काफी ज्यादा ऐसा लगता है दैट मे बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज विद स्ट्रक्चर और some out of proportion sort of thing is there. So size can cause problem with manufacture and transportation. So high headroom, high rise. So these all are problems of H frame. Then next is portal frame. Portal frame for column connection. Portal frame हमारा इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस में यूज होता है. जैसे आप खुद देख सकते हो कि जितने भी, जब भी आप कभी किसी सिटी को क्रॉस करते हो, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है सपोज और उसको क्रॉस करो, तो वहां पर हो ही नहीं सकता कि अगर पोर्टल फ्रेम ना हो. पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ही मिलेगा. इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेस में भी लार्ज स्टोरेज एरिया, हर जगह आपको सीमेंट का स्टोरेज से लेके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स देने पड़ते हैं. सो पोर्टल फ्रेम इज बेस्ट फॉर दैट बिकॉज यू गिव मैक्सिमम हेडरूम. एंड बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड है सिंगल स्टोरी वर्क के लिए. अब आप सोचो तो पोर्टल फ्रेम आप किस पे लगा सकते हो? आप ऑलरेडी अगर 2 स्टोरी स्ट्रक्चर है तो अगर स्ट्रक्चर की हाइट क्लोज हो रही है तो वहीं पर लगा सकते हो. नाउ कीपिंग इन माइंड सम डिफरेंट पैरामीटर्स हाई राइज बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सिस्टम को समझने के लिए मल्टी स्टोरी. अच्छा, एक क्वेश्चन का आप लोग मेरे को आंसर दीजिए. आज की डेट में 2020 में सितंबर नहीं अक्टूबर स्टार्ट होने जा रहा है, कल 1 अक्टूबर है. तो I will say that keeping in mind that October 2020 ये टाइम चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग स्काई मींस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे लो राइज, मिड राइज और हाई राइज क्या हाइट समझते हैं आप? सपोज मैं हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करता हूँ. लो राइज हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होती है? मिड राइज हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होती है? हाई राइज वर्टिकल हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होती है? रेंज, एक टेंटेटिव रेंज आप में से कोई बताइए. 15 मीटर्स होती है तो सर लो राइज होती है 10 मीटर्स तक और मिड राइज होती है 30 मीटर. लो राइज आपने बताया 10 मीटर. हाई राइज ओके सर 15 तक होती है. सर मैंने पढ़ा है सर एक जगह. 15 तक क्या होती है सूर्यांश? 15 मीटर तक लो राइज होती है, फिर उसके बाद मीडियम राइज होती है. ओके हाई राइज का आइडिया.
ओके सर हाई राइज का मतलब 30 ऊपर से, अगर 30 मीटर से अबव है तो हाई राइज है, अगर 30 मीटर से अगर लो है तो मिड राइज है। एग्जैक्टली परफेक्ट, कंप्लीटली एग्री विद दानिश, एंड जो शुरुआत में सूर्यांश ने बोला था वो भी एग्री। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हिस्टोरिकल टच। देखिए सबसे पहले क्या होता था, लो राइज बिल्डिंग्स हम लोग जनरली कंसिडर करते थे ओनली अप टू 4 स्टोरी। 4 स्टोरी मींस 3 4 12 मीटर। क्लियर हुआ? लो राइज सुन रहे हैं आप लोग? मैनी सर मैं Yes. कनेक्टेड हूँ? अच्छा अच्छा यस सर। ठीक है। लो राइज 4 स्टोरी तक था। अब आप देख लो एक स्टोरी की हाइट 3000 mm मान लो या 3200 mm मान लो। मिड राइज होता था 6 to 8 स्टोरी, और हाई राइज होता था 10 to 12 स्टोरी। ये था पुराना सेटअप। फिर बाद में और मॉडिफाई हुआ, मैं बीच वाली चीज टच नहीं करूंगा, अब लेटेस्ट चीज टच कर रहा हूं वो यही है। लो राइज अगर बिल्डिंग है, बिकॉज आज की डेट में स्काई स्क्रैपर का जमाना है, तो लो राइज को हम लोगों ने एक डेफिनेशन दे दी है 0 to 14 मीटर और 0 to 15 मीटर। ये हम लोग लो राइज में कंसिडर करते हैं। मैं एज एन आर्किटेक्ट सिर्फ 14 मीटर तक रिकमेंड करता हूँ लो राइज। 15 टच करती थोड़ी सी मेरे को घबराहट हो जाती है, बट यस चलता है, 15 से ऊपर एक्सीड ना करें। तो टेंटेटिवली 0 to मींस 14 to 15 मीटर तक लो राइज, 14 to 15 मीटर से लेके 28 से 29 मीटर तक मींस 30 टच नाउ, दैट विल कम अप अंडर मिड राइज। बट एज एन आर्किटेक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ 28 स्टोरी तक। वो सॉरी 28 पॉइंट समथिंग होता है सर। हाँ हाँ एक्चुअली जो स्टैंडर्ड देखोगे तो 28 पॉइंट कुछ होगा, जो 28 और 29 के बीच में कहीं पर है, मींस वो इतने उस पे जाए, एंड अबव दैट पर्टिकुलर लिमिट वो आ जाता है आपका हाई राइज में। तो जो लोग पहले हाई राइज मानते थे वो अब हाई राइज नहीं है, वो अब मिड राइज हो गया है, और जो लोग पहले मिड राइज मानते थे वो अब लो राइज हो गया है। सो ये थोड़ा सा चेंज आया हमारे हाई राइज बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स में। तो उसके बेसिस पे FAR का भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, FSI का भी चेंज हुआ है। सो बहुत सारे चेंजेस है, तो ये सब आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। हर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने अपने अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लचेस हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। सो अब आप इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, बट जो रियल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो आज की डेट में प्रैक्टिस में चीज है वो ये है, बट बहुत लोग इससे डिनाई भी करते हैं, बहुत लोग इसके फेवर में भी हैं। तो दोनों चीजें हैं। बहुत बार हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं या लिफ्ट सेफ्टी की बात करते हैं, लिफ्ट एस्केलेटर या कोई भी वर्टिकल ट्रांजिट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स आती है, बहुत बार नहीं आती है। सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हायर देन 21 मीटर और या 21 मीटर से 29 मीटर की हाइट तक उसको हाई राइज में इन्होंने बता रखा है, यूज फॉर हाई राइज बिल्डिंग। बट ओवरऑल देखिए ये मिनिमम है, बट एवरेज जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे आपको क्लियर कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इंडिया का अंडरस्टैंडिंग नहीं, अब आज की डेट में इंडिया भी कीपिंग इन माइंड सिटीज लाइक पुणे और सिटीज लाइक मुंबई और सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, वी हैव मेनी हाई राइज टावर्स। सो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इंडिया में, बिकॉज अब हमें नॉर्मन फॉस्टर जैसे आर्किटेक्ट से सीखना चाहिए कि हाई राइज बिल्डिंग तो डिजाइन कर रहे हो, बट अगर आप उसकी फ्रेमिंग में कुछ फ्रेमिंग में अगर आप टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहे हो, सीस्मिक जोन पर आपकी बिल्डिंग है, सपोज आगरा में आप हाई राइज बना रहे हो, सीस्मिक जोन अगर सपोज जो भी है, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कंसिडरेशंस पे फोकस नहीं करा है, तो दैट विल बी एट वेरी हाई रिस्क, बिकॉज एक हाई राइज टावर अगर बिकॉज ऑफ सम structural design or some architectural considerations if that failed somewhere, so वो जब गिरेगा सपोज WTC की तरह, तो WTC इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर जब गिरा उसके बाद 4-5 बिल्डिंग आसपास की भी हाई राइज कोलैप्स हो गई, तो आप समझ सकते हो कि आगरा जैसी सिटी या दिल्ली जैसी सिटी में क्या होगा। जो दिल्ली की अगर बात करूं तो कंप्लीटली खोखली हो चुकी है, बिकॉज इतना अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इतना एलिवेटेड कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इतना बेस कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है, मींस दैट इज एक्चुअली पंक्चर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स,
from air axis, from base axis and below base axis also.